देखिए, चुनाव से अहम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए असम के दौरे पर आ रहे हैं, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क में वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल टाइगर सफारी करेंगे और उसके बाद भी उनका कार्यक्रम तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को 12 राज्यों के तूफानी दौरे के दौर का आगाज किया था। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री आज असम पहुंच रहे हैं, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। गर्मजोशी देखने को मिल रही है। पीएम आज दोपहर असम पहुंचेंगे, लेकिन उनके आगमन की पूर्व संध्या पर गोलाघाट जिले के बोकाखाट में लोगों ने 1 लाख दिए जलाकर पीएम के आने की खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे तेजपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे और वहीं कोहोरो रेंज में असम पुलिस गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे सफारी का लुत्फ उठाएंगे, करीब 2 घंटे गुजारेंगे। उसके बाद जोराहाट पहुंचेंगे। वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। जोरहाट में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 40 नाम तय किए गए हैं और उनका ऐलान कभी भी हो सकता है। आगे नामों को तय करने के लिए 11 मार्च को बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्टी की सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में 40 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है और ये पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और लक्षद्वीप से उम्मीदवारों के नाम होंगे। टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई दिग्गजों का नाम पहली लिस्ट में शामिल है, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से उम्मीदवार होंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केरल के सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है। Formal announcement will be the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. I cannot reveal anything now. Everything will come with the official. मिशन 400+ का टारगेट पूरा करने के लिए दक्षिण में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। आंध्र में गठबंधन की संभावनाओं के बीच चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई। मिशन 400+ हासिल करने के लिए बीजेपी का मिशन साउथ रंग लाता नजर आ रहा है। टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन बात सीट शेयरिंग पर अटक रही है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार टीडीपी और बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था। 2019 में राज्य की 25 सीटों में से वाईएसआर कांग्रेस ने एकतरफा जीत हासिल करते हुए 22 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि टीडीपी को महज 3 सीटें हासिल हुई। वहीं बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। लिहाजा इस बदलते माहौल में टीडीपी गठबंधन करने का मन बना रही है और इस मुहिम में उसकी सहयोगी पार्टी जनसेना के मुखिया पवन कल्याण भी शामिल है। हालांकि बीजेपी के सामने एक और पशुपेश है। सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी ने संसद में एनडीए का हर वक्त समर्थन किया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2018 के बाद टीडीपी की एनडीए में फिर वापसी होगी। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात की। वो 6 सीटों पर अड़े हुए हैं। वहीं सीट शेयरिंग पर पूरा माहौल बना रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए बिहार के आला नेता भी दिल्ली में डटे हुए हैं। बिहार में एनडीए में पेच फंस गया है। अब नजरें दिल्ली में बीजेपी आला कमान पर है। अपनी मांग पर अड़े चिराग पासवान ने फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो बिहार बीजेपी के आला नेता भी दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। चिराग पासवान लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट की मांग पर अड़े हैं, तो पार्टी की दूसरे धड़ के नेता पशुपति पारस भी 6 लोकसभा सीटों की मांग पर कायम है। बीजेपी की कोशिश है कि पिछले चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद इस बार भी दोनों धड़े पुराने समझौते लागू करने पर अड़े हैं। जबकि इस बार एनडीए गठबंधन में कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, जीतनराम मांझी की पार्टी एचएम भी शामिल है, उन्हें भी एडजस्ट करना है। वहीं जेडीयू भी टस से मस होने को तैयार नहीं, लिहाजा बीजेपी को सहयोगियों को मनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और 1 राज्यसभा थी।
अधिकार दे दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार मतलब यहाँ से हम लोग बजाते उनको अधिकृत कर दिए कि उनको निर्णय लेना है। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से कि इतनी मेरी हिस्सेदारी तो है। शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने के बाद पहली बार सीबीआई की टीम संदेश खाली में उसके घर और मार्केट गई और सबूत जुटाने की कोशिश की। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बार बार बीमारी का बहाना बनाकर शाहजहां शेख पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी अफसरों पर हमले के मामले में शेख शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। सवाल हो रहे हैं कि आखिर वो 55 दिन तक कहां छुपा था, किसकी शय से अब तक वो बचता आया। सीबीआई न सिर्फ उससे पूछताछ कर रही है बल्कि उसके खिलाफ सबूत जुटाने का काम भी तेजी से कर रही है। गुरुवार को सीबीआई की टीम संदेश खाली में शेख शाहजहां के घर पर पहुंची, वहां जांच पड़ताल की और उसके बाद शाहजहां के नाम से बनी वहां की मार्केट में भी कई लोगों से पूछताछ की। इस बीच शेख शाहजहां को संरक्षण देने के आरोपों से घिरी ममता बनर्जी ने कल पैदल मार्च निकाला, रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसी। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी? अगर आप ऐसे जीत सकते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? अपना बदनाम को बदल करती কালকে বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সোফিস্টিকেটেড। चुनाव के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को कई सौगातें दी हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए को 4% बढ़ाया गया है। वहीं सिलेंडर की जो सब्सिडी है अगले साल मार्च तक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने कई फैसले लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% होगा। नई दर 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हर सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी मिलेगा। इस तरह से एक सिलेंडर 603 रुपए में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये एक बहुत अच्छी सौगात हमारी माता बहनों तक पहुंचेगी और इसका देश में सभी हमारी उज्ज्वला की बहनें स्वागत करेंगी। कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी का बड़ा फैसला भी लिया है, जिसके तहत एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए 5 साल में 10,372 करोड़ रुपए से 10,000 से ज्यादा जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वाली सुपर कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए, सीबीआई की टीम ने मानव तस्करों के इंटरनेशनल नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। देश भर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये जो ग्रुप था ये नौकरी दिलाने के नाम पर भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में झोंक रहा था। सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो विदेश में नौकरी की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन वॉर जोन में झोंक रहा था। सीबीआई ने देश में 7 राज्यों में 13 जगह छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया। 50 लाख कैश, संदिग्ध दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं। ये रैकेट युवाओं को विदेश में नौकरी का सपना दिखाता था। सोशल मीडिया और लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए लुभाया और बरगलाया जाता था। अभी तक की जांच में सामने आया है कि नौकरी का झांसा देकर 35 लोगों को रूस यूक्रेन भेजा गया है। सीबीआई ने दिल्ली में 24/7 RAS ओवरसीज फाउंडेशन, मुंबई में OST ब्रोस ट्रेवल्स एंड वीजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ में एडवेंचर वीजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और दुबई के बाबा ब्लॉक्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 1 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों का मैराथन दौरा कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की थी पश्चिम बंगाल से, जहां पर धुआंधार कार्यक्रम के माध्यम से उनकी शुरुआत हुई थी दौरों की, और आज से वो 2 दिन के असम दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर कई करोड़ की विकास परियोजनाओं की वो शुरुआत करेंगे और कल भी कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। कल यानी कि 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश भी जाने वाले हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। मैं नॉर्थ ईस्ट को उसी तरफ विकसित होते देख रहा हूं।
जैसा पूर्वी एशिया को दुनिया देखती है। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट के बाद अब ईस्ट की बारी है। 4 मार्च से राज्यों का मैराथन दौरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पूर्वी हिस्से यानी असम में होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को विकास दे रहे प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचेंगे। पीएम असम में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1 महीने में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री असम के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री असम पहुंचे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 11,000 करोड़ की सौगात दी थी। तब पीएम ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं को सम्मानित करेंगे। विजेताओं को सम्मानित करने और दिल्ली में दूसरा कामकाज खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री असम के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे तेजपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री काजीरंगा पहुंचेंगे। काजीरंगा के कोहोरो रेंज में असम पुलिस गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह 5:30 बजे पीएम पार्क में प्रवेश करेंगे। पीएम पार्क में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री की सफारी के लिए काजीरंगा पार्क में हाथी और जीप दोनों को तैयार रखा गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी काजीरंगा आएंगे। काजीरंगा वासियों ने एक कथा मिलके 1 लाख दिए जलाए। बहुत बड़ी बात है, पहले कभी ऐसा नहीं है। काजीरंगा से पीएम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। यहां पीएम पश्चिम कामेंग में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे और फिर ईटानगर में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद फिर असम लौट आएंगे। असम के जोरहाट में पीएम होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसे स्टैचू ऑफ वेलोर नाम दिया गया है। पीएम का जोराहाट के मेलंग मेटेली पोथार में एक जनसभा का भी कार्यक्रम है। इस जनसभा के बाद प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 510 करोड़ की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। पीएम बरौनी से गुवाहाटी तक पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम शिव सागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और बी बरुआ कैंसर संस्थान गुवाहाटी में एक शिशु देखभाल इकाई का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम धूपधारा से चायगांव और न्यू बोंगाई गांव से सरभोग तक रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के बने 5,50,000 घरों के गृह प्रवेश समारोह में भी वर्चुअली शामिल होंगे। मार्च की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 1 मार्च को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। 2 मार्च को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और बिहार को विकास की सौगात दी थी। 3 मार्च को पीएम मोदी ने दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की थी। 4 मार्च को पीएम तेलंगाना पहुंचे थे। 4 मार्च को ही पीएम ने तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत की थी। 5 मार्च को पीएम ने तेलंगाना के संगारेड्डी और ओडिशा के चंडीखोल जाजपुर में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी।
6 मार्च को पीएम पश्चिम बंगाल के बारासात और बिहार के बेतिया पहुंचे थे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री ने कश्मीर के श्रीनगर से देश को विकास की सौगात दी थी। 8 मार्च यानी आज पीएम पहले दिन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर असम रवाना होंगे। 9 मार्च को पीएम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, फिर लौटकर असम को विकास की सौगात देंगे। 10 मार्च को पीएम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। 11 मार्च को पीएम दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 12 मार्च को पीएम गुजरात की साबरमती और राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे। 13 मार्च को पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात और असम में 3 महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री देश को करोड़ों के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की सौगात दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर बंगाल से है। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल में ईडी की रेड चल रही है। बंगाल में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक न्यू टाउन के पत्थरघाटा में तलाशी अभियान चल रहा है और इसके अलावा पूर्व पारा शिक्षक के घर की तलाशी ली गई है। तो ईडी का बड़ा एक्शन हो रहा है इस वक्त बंगाल में। शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा मामला है जिसमें बंगाल में पहुंची है ईडी और रेड जारी है। बंगाल के कई जगहों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। न्यू टाउन के पत्थरघाटा में ये तलाशी अभियान चल रहा है। पूर्व पारा शिक्षक के घर भी तलाशी ली जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का टारगेट 400 पार का है। बीजेपी 2024 में एनडीए गठबंधन के बैनर तले 400 प्लस सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी नॉर्थ से साउथ तक अपने गठबंधन का विस्तार कर रही है, सहयोगी को साध रही है और इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं बिहार में चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही बीजेपी फॉर्मूला फाइनल कर सकती है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी के दिग्गज मंथन कर रहे हैं। इस मंथन के बीच में दक्षिण से उत्तर तक बीजेपी अपने गठबंधन को भी फाइनल कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर मिशन 2024 का केंद्र बना हुआ है। एक महीने में दूसरी बार आंध्र प्रदेश से चलकर तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे। इस बार चंद्रबाबू अकेले नहीं थे, उनके साथ थे जनसेना पार्टी के मुखिया और तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जब अमित शाह के घर पहुंचे तो एजेंडा क्लियर था। मकसद था आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फाइनल करना और टीडीपी और जनसेना की एनडीए में एंट्री सुनिश्चित करना। शाह के घर हुई बैठक के बाद दोनों नेता जब निकले तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन इस मेल मुलाकात से ये तय हो गया है कि अब साउथ ब्लॉक को मजबूत करने में जुटी बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 2 नए सहयोगी मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी और जनसेना एनडीए में आने को तैयार है, लेकिन अड़चन सीट शेयरिंग को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीट लड़ना चाहती है। वहीं टीडीपी बीजेपी को 5 से 6 सीट देना चाहती है। टीडीपी जनसेना को 3 सीट देना चाहती है। बाकी 16 से 17 सीट टीडीपी खुद लड़ना चाहती है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सूबे में 175 विधानसभा सीटें हैं। टीडीपी ने 94 विधानसभा सीट अपने लिए रखी है। जनसेना को 24 सीट दी गई है। गठबंधन ने 57 सीटें खाली रखी है। यानी गठबंधन होने की सूरत में बीजेपी को 50 प्लस विधानसभा सीटें मिल सकती है। लेकिन बात लोकसभा सीटों की है। सूत्रों के मुताबिक मिशन 400 प्लस में जुटी बीजेपी कुछ मोल भाव करके आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ गठबंधन कर सकती है। इस गठबंधन से आंध्र की 25 सीटों पर एनडीए मजबूत होगा और दक्षिण के एक और राज्य में एनडीए की दमदार मौजूदगी होगी। आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर चर्चा अमित शाह के घर हो रही थी, तो बिहार में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठकों का दौर चल रहा था। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जेपी नड्डा के घर पहुंचे। बिहार की 40 सीटों को लेकर एनडीए के अंदर एक राय नहीं बन पा रही है। बिहार में पेंच चाचा भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच फंसा है। दरअसल 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीटों पर जीती थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी अपनी सिटिंग 17 सीटों पर रणनीति बनाने में जुटी है। जेडीयू भी 16 सीटों पर तैयारी कर रहा है। मामला बाकी बची 7 सीटों को लेकर है। चिराग पासवान 2019 में एलजेपी को मिली सभी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं।
2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पे लड़े थे, आपको याद ही होगा। और 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और 1 राज्यसभा थी। अब 20 में जब हम अलग हुए, अब पुनः जब फिर एनडीए में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के उपरांत शामिल हुए थे, तो हमारी तो इतनी हिस्सेदारी है ना। बाकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए आधिकारिक रूप से होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। चिराग से अलग होकर अपनी नई एलजेपी बनाने वाले पशुपति पारस भी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। चिराग अपनी पार्टी में अकेले सांसद बचे हैं, जबकि जीते हुए बाकी 5 सांसद पशुपति पारस के साथ हैं। अब बीजेपी की चुनौती एलजेपी के दोनों गुटों को साधना और उनके साथ सीट शेयरिंग करना है। हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं और एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और हम लोग स्टेट में हैं, स्टेट पार्टी हमारी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य है। गुरुवार को ही दिल्ली में बिहार को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। दिन में जेडीयू महासचिव संजय झा गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सीएम नीतीश कुमार 12 मार्च को विदेश दौरे से वापस लौटेंगे। 12 मार्च के बाद बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है, यानी 12 मार्च से पहले बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गुरुवार को दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 40 नामों पर फाइनल मुहर लग गई है और इन नामों में राहुल गांधी का नाम भी शुमार है। आज कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 11 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तय करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली में जुटे, तो चुनौती थी पार्टी की पहली लिस्ट फाइनल करने की, वो नाम चुनने की जो चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला सके। कांग्रेस दिग्गजों के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2 अंकों में ही सिमटी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। इस हाल में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई और कांग्रेस के दिग्गजों ने पहली लिस्ट के नामों पर मंथन शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी की जा सकती है, यानी आज कांग्रेस औपचारिक तौर पर मिशन 2024 का आगाज कर सकती है। टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खरगे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी आपको सूचित कर दिया जाएगा। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी है। ऐसे में कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी दिग्गजों का नाम होगा, ये तय है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से फिर मैदान में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत का नाम फाइनल है। मणिपुर से पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह को टिकट दिया गया है। केरल के सभी सांसदों को फिर से टिकट दिया गया है। तो आज विमेंस डे का मौका है और इसी विमेंस डे पर पीएम मोदी ने महिलाओं को एक तोहफा दिया है। एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट यहां पर दी गई है। महिला दिवस पर पीएम मोदी का तोहफा महिलाओं के लिए आज विमेंस डे है और उसी के चलते एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कमी अब है, क्योंकि धारा 144 लगे होने के बावजूद यहां तक हजारों लोग आने दिए गए। तो विमेंस डे के मौके पर पीएम मोदी का ये बड़ा तोहफा महिला दिवस पर महिलाओं के लिए। एलपीजी सिलेंडर में अब 100 रुपए की कमी होगी, 100 रुपए की छूट यहां पर मिलेगी। इस महिलाओं का बड़ा तोहफा पीएम मोदी ने दिया है। करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ अब कम होगा।
तो पीएम मोदी का ये बड़ा तोहफा विमेंस डे को देखते हुए महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा यहां पर पीएम मोदी ने दिया है। महिला दिवस के पर्व पर पीएम मोदी की तरफ से ये बड़ा तोहफा, एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कमी होगी, 100 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे में जो आर्थिक बोझ है करोड़ों परिवार पर, उसमें अब कमी होगी। तो विमेंस डे के उपलक्ष्य में महिला दिवस आज पूरा देश मना रहा है और ऐसे में महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा आज पीएम मोदी ने दिया। महिलाओं के लिए अब बड़ा तोहफा पीएम मोदी की तरफ से विमेंस डे पर एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कमी, 100 रुपए की छूट मिलेगी, जिससे करोड़ों परिवारों का अब आर्थिक बोझ कम होगा। जो आर्थिक बोझ एलपीजी को लेकर परिवारों पर पड़ता था, अब उसमें कमी देखने को मिलेगी क्योंकि 100 रुपए की छूट एलपीजी सिलेंडर में दे दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विमेंस डे का आज मौका है, ऐसे में महिला दिवस पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा तोहफा यहां पर दिया।